वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से। एमए प्रीवियस अर्थशास्त्र पेपर सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम ले रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स वेरियस अप्रोचेस या वेरियस मॉडल्स और स्कूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को सेकेंड ईयर में वैसे तो पढ़ चुके हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द से आप काफ़ी वाकिफ़ हैं, आप सभी जानते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र कहते किसे हैं, क्या मतलब है समष्टि अर्थशास्त्र का, तो इस संबंध में समष्टि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मैक्रो जिसका मतलब होता है लार्ज से मतलब है, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त अथवा समूची अर्थव्यवस्था का विश्लेषण किया जाता है, न कि इसके अनगिनत छोटे छोटे व्यक्तिगत इकाइयों का या व्यक्तिगत भागों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें समस्त अर्थव्यवस्था के कुल जोड़ों, कुल योगों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि टोटल एग्रीगेट्स, इनका अध्ययन किया जाता है। या हम यूँ कहें कि औसतों का अध्ययन किया जाता है, एवरेजेस का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि देश की समस्त राष्ट्रीय आय, समस्त राष्ट्रीय उत्पादन, समस्त राष्ट्रीय उपभोग, बचत तथा निवेश, समस्त मांग, समस्त पूर्ति, सामान्य कीमत स्तर आदि। समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से इस बात का विश्लेषण किया जाता है कि राष्ट्रीय आय और रोजगार किस तरह से निर्धारित होते हैं, ये किन कारणों से बढ़ते हैं, घटते हैं, और समूची अर्थव्यवस्था का विकास किन तत्वों पर निर्भर करता है। क्योंकि देश की पूंजी के साथ जब श्रम को रोजगार पर लगाया जाता है तो इससे राष्ट्रीय आय उत्पन्न होती है। अतः राष्ट्रीय आय के निर्धारक तत्व ही उस देश के रोजगार के स्तर को निर्धारित करते हैं, और उन्हीं तत्वों में परिवर्तन आने से ही समस्त रोजगार की स्थिति भी बदलती रहती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, आपने इस संबंध में पहले कुछ पढ़ रखा है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे वो ये मान के चलते थे कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान रहती है। यह उनकी पूर्व कल्पना थी, यानी कि यह उनकी बेसिक एजम्पशन थी, और इसलिए वो ये मान के चलते थे कि जब पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था में स्थापित होता है तो राष्ट्रीय आय भी पूर्ण रोजगार के हिसाब से उसके अनुसार अपने आप ही निर्धारित रहती है। अतः राष्ट्रीय आय को और रोजगार को निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जो है वो ऑलरेडी ही जो है अर्थव्यवस्था में निर्धारित रहते हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है। लेकिन हम देखते हैं कि वास्तविक जीवन में या वास्तविक जो संसार है उसके अंतर्गत हम पूर्ण रोजगार की स्थिति हमें देखने को नहीं मिलती है, और अर्थव्यवस्था में जो है हमें बेरोज़गारी देखने को मिलती है। हमें यह भी स्थिति देखने को कि राष्ट्रीय आय बहुत कम हो जाती है, या कई बार राष्ट्रीय आय बढ़ भी जाती है, कई बार बेरोज़गारी बहुत बढ़ जाती है, कई बार बेरोज़गारी कम हो जाती है। तो इनमें सदैव उच्चावचन आते रहते हैं, और देश में जो रोज़गार का स्तर है वो पूर्ण रोज़गार से
कम ही बना रहता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में हम पूर्ण रोजगार की अवधारणा को बिल्कुल सत्य नहीं मानते हैं और इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस बात को निर्धारित करें कि राष्ट्रीय आय और उत्पादन कैसे जो है अर्थव्यवस्था में स्थापित होते हैं और निर्धारित होते हैं। अब जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरियस मॉडल्स और स्कूल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इनको जो है अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। तो सबसे पहला जो मॉडल अगर हम लेते हैं तो वह है प्रतिष्ठित समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि 1930 में विश्व में एक महान घटना हुई थी और वो थी महामंदी। उससे पूर्व अधिकांश अर्थशास्त्री यह मानते थे कि अर्थव्यवस्था में मांग व पूर्ति की शक्तियाँ सदैव क्रियाशील रहती हैं, उनमें स्वतः ही जो है सक्रियता बनी रहती है और उनके स्वतंत्र रूप से कार्य करने से अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है। और किसी कारण से अगर यह स्थिति नहीं हो पाती, स्थापित होती है, या हम यूँ कहें कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति से विचलित हो जाती है, तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मांग और पूर्ति की शक्तियाँ अर्थव्यवस्था में इस प्रकार से स्वयं कार्य करके या स्वतः संचालित होती हैं कि उससे कीमतों और मजदूरी में परिवर्तन होता है और पूर्ण रोजगार अपने आप स्वतः ही जो है स्थापित हो जाता है और अर्थव्यवस्था में कोई अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं रहती। प्रतिष्ठित समष्टि अर्थशास्त्र का जो ये मॉडल है ये मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात तो यह है, या पहली जो धारणा है वह है से का नियम। से का नियम हम जानते हैं कि फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जेबी से, जिनका नियम प्रसिद्ध है सेज लॉ के नाम से, और वो ये कहते हैं कि प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। एवरी सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। यानी कि अर्थव्यवस्था में समस्त मांग की कमी होती नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं तो ऐसी स्थिति में उत्पादन क्रियाओं में साधन कार्य करते हैं और उन साधनों के कार्य करने के फलस्वरूप उनको अपने रिटर्न्स मिल जाते हैं। यानी कि एक तरह से उनको अपने प्रतिफल मिल जाते हैं, या हम यूँ कहें कि उन जो कि प्रतिफल है वो उनकी आय है वो मिल जाती है, और जिससे अर्थव्यवस्था में जितनी पूर्ति हुई है आय प्राप्त होने के कारण उतनी ही अर्थव्यवस्था में मांग क्रिएट हो जाती है और अर्थव्यवस्था में इसलिए जो है मांग की कमी की कोई स्थिति नहीं होती है। अगर उत्पादन साधन बेरोजगार हैं तो निजी उद्यमकर्ता उन्हें प्रयोग में लाने के लिए निवेश कर लेते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से उत्पादन होगा, उत्पादन करने से उत्पादन कब होगा? जब उत्पादन साधनों को कार्य मिलेगा, और उत्पादन साधनों को कार्य मिलने से मतलब है कि उनको उनकी जो है इनकम मिलेगी और इनकम से वो मांग क्रिएट कर लेंगे। यानी कि अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं उतनी ही मात्रा में अर्थव्यवस्था में मांग भी क्रिएट हो जाती है। इस प्रकार प्रतिष्ठित समष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार जब तक श्रम अथवा अन्य साधन अप्रयुक्त रहते हैं, या हम यूँ कहें कि बेरोजगार रहते हैं, तो
साहसियों के लिए यह लाभकारी होता है कि उनको उत्पादन कार्यों में प्रयोग कर लिया जाए और उनको रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए। अब अगर किसी कारण से वस्तुओं की मांग कम हो जाती है या घट जाती है तो अर्थव्यवस्था में मंदी, जैसा कि मांग का कब कम होती है, जनरली जब हम मंदी की स्थिति को देखते हैं तो श्रमिकों की मांग भी कम हो जाती है। वस्तुओं की मांग कम हो गई तो नेचुरली उनका उत्पादन कम होगा, यानी कि श्रमिकों की मांग भी कम हो जाती है और श्रमिकों की मांग कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं कि मजदूरी की जो दर है वो भी कम हो जाती है, यानी कि वस्तुओं की मांग कम हुई तो श्रमिकों की मांग कम हो गई, श्रमिकों की मांग कम हुई तो मजदूरी की दर भी कम हो गई, और मजदूरी की दर कम हो जाती है तो इस दर पर अधिक श्रमिकों को काम पर लगाया जा सकता है, क्योंकि श्रमिक सस्ते हो गए, यानी कि मजदूरी सस्ती हो गई, कम हो गई, तो अधिक श्रमिकों को कार्य पर लगाया जाएगा, जिससे कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। और बिना सरकारी हस्तक्षेप के, सबसे बड़ी बात वो क्या कहते हैं, सरकारी हस्तक्षेप होता नहीं है, तो सरकारी हस्तक्षेप के बिना अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार फिर से स्थापित हो जाएगा। तो ये तो बात प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो है से के नियम के संबंध में कहते हैं। और दूसरी जो धारणा है जिस पर ये इनका जो इनकी जो ये अप्रोच है, दृष्टिकोण बेस्ड है, वह है मुद्रा की तटस्थता। मुद्रा की तटस्थता जिसको हम कह सकते हैं न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। आपने क्लासिकल मॉडल में मान्यताओं के अंतर्गत ये सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। मुद्रा की तटस्थता यानी कि इस धारणा के अनुसार मुद्रा जो है वो वास्तविक क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती। यानी कि वास्तविक जीएनपी, वास्तविक मजदूरी दर, वास्तविक ब्याज दर आदि को मुद्रा प्रभावित नहीं करती, क्योंकि यह माना जाता है कि ये जो वास्तविक क्षेत्र है या वास्तविक चरों की जो मात्राएं हैं वह साधनों की उत्पादकता पर निर्भर करती हैं, तकनीक पर निर्भर करती हैं और उपभोक्ताओं के अधिमानों पर निर्भर करती हैं। अगर मुद्रा में परिवर्तन होता है, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है, तो उसका जो प्रभाव है वह मौद्रिक परिमाणों पर ही पड़ेगा। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से, अगर पूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वास्तविक उत्पादन तो स्थिर है, क्योंकि वो तो मुद्रा उसको तो प्रभावित कर ही नहीं रही है। जब वास्तविक उत्पादन स्थिर है और मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, और अगर मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है तो कीमतों में भी कमी हो जाएगी। यानी कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा केवल कीमतों को प्रभावित करती है, वास्तविक क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती, वह केवल मौद्रिक क्षेत्र को प्रभावित करती है। और इस समझ में हम जानते हैं कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे वे लेसेज फेयर पॉलिसी में विश्वास करते थे और सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करके उसे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वो सरकारी हस्तक्षेप को आवश्यक नहीं समझते थे, क्योंकि उनके अनुसार मांग और पूर्ति की शक्तियाँ अपने आप अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न कर देंगी और उससे अपने आप ही आर्थिक विकास सुनिश्चित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि
जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे वो पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था में सदैव मान के चलते थे और यह मान के चलते थे कि मांग और पूर्ति की शक्तियाँ अर्थव्यवस्था में सदैव क्रियाशील रहती हैं और बिना सरकारी हस्तक्षेप के ही अर्थव्यवस्था में विचलन उत्पन्न होने पर स्वतः ही संतुलन स्थापित हो जाता है। अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त कर लेती है और देश में कोई जो है बेरोज़गारी नहीं रहती, यानी कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।